ये वाला ये दिख रहा है आपको, ये वॉयलेट कलर में। तो ये जितना भी ये हिस्सा है थोड़ा सा व्हाइटिश कलर में ही दिख रहा है, पानी के जैसा, है ना। तो ये जो वाटर के जैसा दिखाई दे रहा है, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। आया समझ में? हाँ। अभी नेक्स्ट देखो, it is moving sticky substance. Many cell organelles are suspended in the cytoplasm. Cytoplasm is the medium for cellular chemical reaction. The part of cytoplasm other than the organelles is the cytosol, and cytosol stores the vital substance like amino acids, glucose. अब इसमें देखो, इसमें दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक जो सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी इसके अंदर रहेंगे, मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर फ्लोट करते रहेंगे, मैंने आपको जैसे कि बताया, ये जेली लाइक सब्सटेंस है। और उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म में नहीं है वो सब साइटोसोल के अंदर है। आया समझ में? द साइटोप्लाज्म अदर देन द ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड, द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड साइटोसोल। अभी जैसे मान लो इसके अंदर जरूरी थोड़ी कि सारे इसके सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो, इसमें कुछ मतलब अनवांटेड सब्सटेंस भी तो हो सकते हैं ना। जैसे कि ये पता नहीं है ये क्या है, ये मोती है नहीं, ये क्या है, हीरा मोती, हाँ ये क्या है। तो ऐसे भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है इसके अंदर, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, देखो इसमें, देखो इसमें ध्यान से देखो, ये देखो, ये क्या है, जेली जेम्स नहीं ना। तो इसमें बेसिकली ऐसे और भी साइटोप्लाज्म के अंदर और भी सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड्स। क्या होता है उसके अंदर? एमिनो एसिड। फिर उसके अलावा उसके अंदर होता है प्रोटीन। प्रोटीन लिया है क्या इसमें? एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन तो एमिनो एसिड से ही बनता है। ग्लूकोज होता है, वाइटल विटामिन्स होते हैं। In animal cell, cytoplasm is more granular and dense, while the plant cell is thin and mostly pushed to the periphery due to the larger central vacuole. तो basically जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो ये याद रखना कि जो उसका एरिया होता है वो पेरिफेरी पे रहता है, मतलब बाहर की तरफ रहता है साइटोप्लाज्म का प्लांट सेल के अंदर। क्योंकि जो प्लांट सेल है उसमें बहुत ज्यादा बड़ा वैक्यूल होता है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये कुछ बीच में दिख रहा है, देखो ये तो ये उसका वैक्यूल है। तो बाकी हिस्सा, इस वैक्यूल की वजह से, इतना बड़ा वैक्यूल है इसके अंदर, इसकी वजह से वो जो बाकी हिस्सा है वो पेरिफेरी पे चला जाता है साइटोप्लाज्म का, और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। आया समझ में? अभी मेन चीज क्या है, साइटोल। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, साइटोसोल। अब जो साइटोसोल है वो साइटोसोल के अंदर, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था, साइटोसोल के अंदर ये साइटोसोल है, इसके अंदर एमिनो एसिड होगा। क्या होगा? एमिनो एसिड। इसके अंदर ग्लूकोज होगा और इसके अंदर विटामिन्स होंगे। क्या होंगे? विटामिन्स। अब आप बोलोगे ये इसकी क्या जरूरत? तो जो सेल्स है, सेल्स एमिनो एसिड से क्या बनाती है? इधर ध्यान दो, एमिनो एसिड से क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन। ग्लूकोज से क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। आपने सुना है कार्बोहाइड्रेट? हाँ। किस लिए जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की किस लिए जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की आपके हेयर्स की ग्रोथ करने के लिए, आईज की ग्रोथ करने के लिए, मसल की ग्रोथ करने के लिए। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इवन बोन्स की ग्रोथ करने के लिए भी होते हैं। हाइट ग्रोथ करने के लिए भी रहते हैं ना? हाइट ग्रोथ करने के लिए। हाँ, आईज के लिए। आईज से लेके जितने भी हमारे बॉडी पार्ट है उन सब के लिए अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। जैसे कि मैं दो टाइप के प्रोटीन आपको बता रहा हूँ, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, एक फाइब्रस प्रोटीन होता है। एक जो ब्लड प्रोटीन, मतलब जिसको हम ब्लड के लिए यूज करते हैं। अब आप सोचोगे कि बीटरूट में किधर प्रोटीन? अब आप बोलोगे ना कि बीटरूट में प्रोटीन नहीं, बीटरूट या जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है। अब आप बोलोगे प्रोटीन कैसे आ गया सर, वो तो इसमें होता है, मच्छी, चिकन, इसमें, तो इसमें कैसे आ गया? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन।
एक ग्लोबुलर जो ब्लड के लिए होता है, और एक होता है फाइब्रस जो मसल्स के लिए होता है। मतलब मसल बनानी है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फाइब्रस प्रोटीन। आया समझ में? सर वो बाल अरे पहले पूरा कंप्लीट तो कर ले दो मुझे, फिर पूछो उसके बाद। हाँ, तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसमें आता है हीमोग्लोबिन, सुना है आपने? हाँ। हीमोग्लोबिन, इंसुलिन सुना है? इंसुलिन, और इसके अलावा अल्बुमाइन, ठीक है? हाँ, अल्बुमाइन नहीं सुना होगा। तो ये सारे जो ब्लड प्रोटीन है वो हमें डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेबल्स है या सैलेड्स है उससे मिलते हैं, बीटरूट वगैरह, अनार, फ्रूट्स, उन सब से, ठीक है? और फिर बाकी जो प्रोटीन है फाइब्रस प्रोटीन वो तो मिलता ही, फाइबर देखा होगा आपने, आप मिक्सी में उसका जूस बना के देखो, बाद में पीछे जो बच जाता है ना, है ना, वो फाइबर होता है, लेकिन उसी को फेंक देते हैं। तो हमें एक्चुअली जूस बनाने से अच्छा है कि उन चीजों को डायरेक्टली कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर फाइबर होते हैं। आया समझ में? फिर बाकी प्रोटीन के सोर्सेज तो आपने सुने होंगे। तो उसके अंदर अब जैसे सीड्स है, सीड्स के अंदर भी फाइबर्स होते हैं। हाँ। कौन से सीड्स? जैसे कि पंपकिन सीड्स, चिया। वो तो सीड्स हो गए, वो अलग, लेकिन बाकी और भी तो सीड्स है ना, जैसे कि मूंग दाल वगैरह, ये भी सीड्स में आते हैं। वो चना दाल, मूंग दाल, चना दाल, फिर उसके अलावा राजमा वगैरह, इन सब के अंदर फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो बेसिकली डायरेक्ट प्रोटीन के फॉर्म में नहीं मिलते वो, इन सब से हमें मिलता क्या है? इन सब से ये मिलता है एमिनो एसिड। फिर उस एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी में जाके। अब उस एमिनो एसिड को मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एमिनो एसिड है वो कौन कैरी करता है? टीआरएनए। वो अब बाद में आने वाला है, अभी शायद लेफ्ट में है या नहीं, पर टीआरएनए यूज होता है। आरएनए का काम होता है इस एमिनो एसिड को कैरी करना, ठीक है? फिर ग्लूकोज, आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि जैसे आलू वगैरह या राइस या फिर स्वीट पोटैटो, इन सब से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। क्यों यूज होता है? टू गेन सम एनर्जी, मतलब एटीपी के फॉर्म में सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे डाइट में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। देखा है आपने? मतलब अगर 100 ग्राम आटा रहेगा, गेहूं की रोटी का आटा, उसमें 70% तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब 70 ग्राम उसमें क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। और सिर्फ 5 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें, 5 भी नहीं रहता, 4 या 5 ग्राम। अब एक रोटी की बात करें तो 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। वो बाल वाला प्रोटीन रहता है उसमें, और वो खाने से केराटिन ना? हाँ, केराटिन। लेकिन उससे बाल झड़ने से, वाइट होने से, उससे बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पोल्यूशन, फिर आपका डेली लाइफस्टाइल कैसा है, आप डाइट ले रहे हो कि नहीं, वो सब सारी चीजें। उसमें जो केराटिन है, केराटिन बेसिकली आप कंज्यूम कर तो लोगे, लेकिन केराटिन ऐसा अलग से ये नहीं होता है, ये सब इसी से मिलेगा आपको, जो सीड्स वगैरह है उसमें भी। अगर आपका डेली लाइफ थोड़ा सा ये है, अभी प्रोटीन तो आपने खा लिया, लेकिन बाकी आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है कि जैसे आप पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हो, तो पीएच लेवल चेंज होने की वजह से भी ये कभी-कभी क्या होता है, जो केराटिन है वो बनने के बाद भी हमारे जो हेयर्स है उसका लॉस होने लग जाता है। हाँ देखो, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? विटामिन्स। नेक्स्ट क्या है? विटामिन्स। सो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। आया समझ में? इसमें बायोटीन भी आता है, जैसे आपने पूछा, बायोटीन किसके लिए यूज होता है? बाल के लिए, बालों के लिए स्पेशली। तो इसमें विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है? अब विटामिन बी जो है, विटामिन B12, विटामिन B6, B2, ये सारे विटामिन है जो कि हमें अलग अलग तरीके की डाइट से मिलते हैं, ठीक है? जिसमें कर्ड से लेके फिश से लेके, इसमें मतलब ये वेज नॉन वेज जो सोर्सेज है, उसके अलावा कैरेट और जितने भी बीटरूट सैलेड्स जितना भी हो गया उन सब से मिलता है। एग भी हो गया उसके अंदर। तो बेसिकली हमें बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। आया समझ में?
अब ये बायोमोलिक्यूल हमारे बॉडी को मिले प्रॉपर तरीके से, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी पड़ेगी। आया समझ में? अब बैलेंस डाइट में क्या आता है, बैलेंस डाइट में आता है जैसे के लिए आपने रोटी, वो रोटी, सिर्फ रोटी नहीं आती, रोटी हो गया, फिर उसमें सैलेड हो गए, ठीक है, आप नहीं खाते हो सैलेड, तो बिल्कुल नहीं खाते हो, सिर्फ रोटी सब्जी खाते हो, भाजी चपाती, बस। इसके अलावा आप सैलेड नहीं लेते हो, आप दही नहीं लेते हो, आप ये चपाती लेते हो, सब्जी लेते हो, उसमें भी ऑयल ज़्यादा होता है, ये होता है ना, हमें चटपटा चाहिए एकदम। लेकिन उसकी वजह से क्या है कि हमें ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती। है समझ? तो नेक्स्ट है विटामिन हो गया। इसमें विटामिन ए से लेके मैंने आपको के तक बता दिया है, ये सारे विटामिन होते हैं। हाँ, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये समझ में आ गया ना, साइटोप्लाज्म। हाँ। सो बस इतना याद रखना, साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि स्टिकी रहेंगे, ठीक है, और एक प्लाज्मा, एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर ये फ्लोट करेंगे। और जो ऑर्गेनेल्स, और ऑर्गेनेल्स के अलावा अगर कोई भी पार्ट उसके अंदर है उसको साइटोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? साइटोसोल। एंड दिस साइटोसोल कंटेन अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड विटामिन्स। आया समझ में? Since the plant cell is having the large vacuole, so it push the cytoplasm to the periphery. जो साइटोप्लाज्म है उसको पेरिफेरी पे पुश कर देगा, पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ, क्योंकि जो प्लांट का वैक्यूल है वो बड़ा होता है। आया समझ में? ओके, एक लास्ट कर लेते हैं, न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनेल्स, एन ऑर्गेनेल्स इज अ स्पेशलाइज्ड सब यूनिट having specific function. Each organelle has the own lipoprotein membrane except nucleus and chloroplast. All other organelles can be seen only with the electron microscope. ठीक है, सारे organelles जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हमें दिखाई देंगे। आया समझ में? जिसमें मैंने आपको बता दिया सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे मेन पार्ट है वो है न्यूक्लियस। कौन सा है? न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस का रोल क्या होता है? इट इज द कंट्रोल पार्ट ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स द होल पार्ट ऑफ द सेल, इट कंट्रोल ऑल द ऑर्गेनेल्स। जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। ओके, ओके, न्यूक्लियस पे आ जाते हैं। When observed under electron microscope, directly आगे आ जाओ, we can see nucleus covered by a dipole layered membrane with a small pores. अब इसमें एक डायग्राम अलग से ले लेते हैं। 10 6 12 हो गए 2 मिनट बस 5 मिनट हो गए। सर, आपको नहीं बोला? मैं बोल मन में नहीं देखो बोला। समझा क्या? प्लेटिन लेने बोल, प्लेटिन लेने बोल। काजू वाले ले लेगा। हाँ, उससे बाल बढ़ते हैं। राजू को भी। अभी देखो ये न्यूक्लियस है, इसमें पोर्स ज्यादा बड़े दिखाए पर ऐसे पोर्स नहीं होते इसके अंदर। ये न्यूक्लियस है, इतने बड़े पोर्स नहीं होते पर इसके अंदर पोर्स होते हैं जिससे जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो डीएनए वगैरह, हमारे एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, बट डीएनए वगैरह ट्रांसफर हो सकते हैं। जब प्रोटीन फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे ये प्रोसेस होती है। डीएनए क्या करता है, ये स्ट्रैंड्स को इन पोर्स के थ्रू ही बाहर लेके आता है। ठीक है, सो इसके फंक्शन क्या है पहले ये देख लेते हैं। दिस पोर्स अलाउज द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज वन राउंड न्यूक्लियोलस एंड नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। Chromatin fibers are thin thread-like structure which condense to form a short, thick chromosome at the time of the cell division. अभी देखो, and the functional segment of chromosome are called genes. अभी देखो इधर ध्यान दो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है,
हाँ ये सेल है और इसके अंदर देखो कुछ बोले बंदर ऐसे क्या हाँ सो यहाँ पर ऐसे इधर ध्यान दो ऐसे ऐसे क्रोमोसोम होते हैं क्या होते हैं वो गिट्टी देखा है वो जिसपे कब ये सुई धागा हाँ सुई धागा के लिए वो धागा जो जिसपे बांधते हैं तो वैसे ही सेगमेंट और मतलब एक इसके धागे के जैसा उसको लपेटा हुआ होता है ऐसे इस तरीके से तो बेसिकली वो जो धागा है सुनो उस धागे को हम बोलते हैं जो कि किसके फॉर्म में होता है क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में जैसे मान लो यहाँ से एक धागा निकला जैसे कि उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसके अंदर है वो डायग्राम क्रोमोसोम का ये लोग तो जल्दी सब लोग बोल रहे हैं मैं कुछ बोला नहीं मैं उसको पूछा उसको बोला था कितना बार बोल के वो पहले बोल रहा है उसका किसको ये पहले बोल रहा हाँ है वो कोई बात है मेरे को क्यों बोला मैं क्या बोला थे तो वो तो बोलो तो मिठाई का नाम है ना इस तरीके से ये जो क्रोमोसोम है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है जो ऐसा ऐसा रहता है हाँ ये तो इस धागे को जब खोलेंगे तो ये धागा किस में कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए में किस में कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए आया समझ में हाँ और ये जो क्रोमेटिन फाइबर है इस क्रोमेटिन फाइबर से बेसिकली क्या बनता है क्रोमोसोम बनता है और वही क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है सेल सेल के अंदर देख के बता रहा बताया ना बड़ी बात है वही क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है सेल सेल के अंदर। यहाँ पे इस हिस्से में खीरा उस क्रोमोसोम को अगर जैसे बाहर लेके आना है मान लो वही बता रहा हूँ ये डेट्स इधर से डेट्स निकल गई खीरा हाँ यहाँ पे वो क्रोमोसोम है ऐसे और अगर सपोज इस स्ट्रेन को बाहर आना है तो इन पोर्स के थ्रू आएगा यहाँ पे जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू वो बाहर आने वाला है आया समझ में अब होगा क्या अभी जब स्ट्रेन बाहर आया साइटोप्लाज्म के अंदर ये किसके पास जाएगा राइबोसोम के पास कहाँ जाएगा इधर ध्यान दो ये किसके पास जाएगा राइबोसोम के पास एंड राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू करता है यहाँ वो डेप्थ में प्रोसेस है वो 9th क्लास में आपको आने ही वाली है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मतलब ये किस तरीके से ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ तो वो सब कुछ 9th क्लास में है ठीक है ये समझ आया कैसे क्या काम करेगा हाँ। तो सबसे पहला इसका काम होगा इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड आल्सो द सेल डिवीजन मतलब ये सेल डिवीजन में भी काम आता है क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है आपने सुना होगा XY XX तो जो जब सेल डिवीजन होगा माइटोसिस या मियोसिस तभी जाके एक सेल से दूसरी सेल बन सकती है सेल डिवीजन का मतलब क्या when cell divides and it will convert it into 2 cell 4 cell and thousands of cell आया समझ में उस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं और सेल डिवीजन किसके थ्रू हो सकता है ये हो सकता है किसके थ्रू क्रोमोसोम किसके थ्रू होगा क्रोमोसोम ठीक है एंड क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन फाइबर ठीक है इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तो इसके अंदर जैसे मान लो एक क्रोमेटिन फाइबर है तो डीएनए बना रहा है प्लांट के अंदर डीएनए है फॉर एग्जांपल अभी जीन है डीएनए के अंदर क्या होता है जीन तो अब एक बात बताओ आपने फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर आम का वो बीज लगाया फॉर एग्जांपल बीज आम नीचे डाला उसमें क्या एप्पल निकलेगा नहीं क्या एप्पल का पेड़ आ जाएगा नहीं क्यों क्योंकि आम का लगा है तो एप्पल का क्यों नहीं आया क्योंकि एप्पल का पेड़ नहीं लगा है इसलिए अरे वो बात नहीं है लेकिन आया कैसे आम का
क्योंकि आम का लगा आम है। का सीड लगा है। आम का सीड लगा है, तो आम के सीड में क्या है? हाँ आम के सीड्स के अंदर क्या है? आम के सीड्स के अंदर क्या है? प्लांट से आम के सीड्स के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। आम के सीड्स के अंदर क्या है? डीएनए, जीन है उसके अंदर। तो जो आम का जीन है वही तो आम के जीन को फिर सेल ग्रोथ करेगा, सेल डिवाइड करेगा, और सेल डिवाइड होने के बाद वो प्लांट में कन्वर्ट होगा। और कौन से प्लांट में कन्वर्ट होगा? आम के ही। ऐसा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। क्लियर? ओके, चलो।